मैंने ग्रेजुएशन कर लिया भले ही, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं आता था। तो जो मेरा फाउंडेशन जो नींव बना, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब ये चीज़ें की वजह से बना। क्रेविंग्स लाती है अंदर से कि तुम जगो जल्दी, तुम पढ़ाई करो। तुम जगते ही, सुबह उठते ही मन करता है कि किताब लेके बैठ जाए। जैसे मान लो कोई एक्स पर्सन है, तो वो उसको देखेगा कि उसकी लाइफ शेड्यूल क्या चल रही है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज दीपक वाधवा। एंड आज हम जिस कैंडिडेट के साथ हैं, एज यू कैन सी, इन्होंने ऑल ओवर इंडिया रैंक 3 सिक्योर किया है सीसीए एग्जाम के अंदर। एंड ऐसे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज के इन्होंने जिस तरह से किया, जैसी प्रिपरेशन करी, अगर आप भी उसी तरह से करेंगे या फिर उनके तरीकों को सीखेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको हेल्प करेगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, ओम प्रकाश जी, I would like to congratulate you for qualifying CCA examination. थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आके बोलने के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो इंस्पायर होने के लिए ढूंढते रहते हैं सोर्स की, कहीं से कुछ सुनने को मिल जाए तो कैसे आगे बढ़ना है, किसी की जर्नी देख के अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया सर। और सर, मेरा शीशे में जैसे आपको पता है AIR थर्ड रैंक प्राप्त हुआ है। और लास्ट ईयर में एक मार्क से रह गया था इसी में सेम। और इससे पहले AFO के इंटरव्यू तक गया हूँ मैं सर। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी। शुरुआत करने से पहले ही ओम प्रकाश ने मोटिवेशन दे दिया कि जिस एग्जाम में एक नंबर से रह गया था, इस बार वही एग्जाम टॉप कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे ओम प्रकाश जी, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। यस सर। सर, इंट्रो में शुरू में यहाँ से करना चाहूँगा कि मैं एक बायो का स्टूडेंट हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करते रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो पॉइंट वहीं से रखना चाहता हूँ मैं कि मैं एक बायो का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे एग्रीकल्चर का भी नहीं आता था। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया भले ही, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं आता था। तो जो मेरा फाउंडेशन जो नींव बना, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब ये चीज़ें की वजह से बना। और वहाँ से मैंने सीखा कि क्या एग्रीकल्चर है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो वो एक अप्रोच रही मेरी। और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरा सीकर जिला है। और हम परिवार में सिर्फ चार चार लोग हैं। मैं, मेरे माताजी, पिताजी और मेरी बहन है। और सबसे बड़ा जो योगदान रहा इसमें, मतलब मैं कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया है ना, कभी उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, कर क्या रहे हो तुम। आज तक मुझे सिंगल एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं है आपका, या फिर किसी एग्जाम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा मैटर करता है सर। थैंक यू सो मच। तीन बातें मैं ओम प्रकाश की हाईलाइट करना चाहूंगा। फर्स्ट, ओम प्रकाश ने कहा कि बायो का स्टूडेंट था, कुछ भी नहीं आता था मुझे। ये वाली बात बहुत सारे लोगों पे अप्लाई हो सकती है कि बायो के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से आए हैं, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आए हैं, या फिर कोरोना टाइम के अंदर पास हुए हैं। इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो आपका जो पास्ट है वो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। आप प्रेजेंट में कितने एफर्ट्स लगाते हैं आपका फ्यूचर डेफिनेटली डिसाइड करेगा। जैसा कि ओम प्रकाश ने बोला, आप भी कर सकते हैं। दूसरा, ओम प्रकाश ने कहा कि एसीसी में आके सीखा है। जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, खुश होता है, तो हमें क्रेडिट दे देता है वो। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं, सब लोग सेलेक्ट भी नहीं होते और सब लोग रिजेक्ट भी नहीं होते। तो अल्टीमेटली क्रेडिट जाता है ये उन सारे बच्चों के एफर्ट्स को जो सेलेक्ट होते हैं, लेकिन सेलेक्ट होने से पहले का जो स्ट्रगल है वो वही जानते हैं क्या क्या किया है, और उसमें बहुत दुख भी होता है। लेकिन जिस दिन ये वाला दिन आता है ना कि सामने बैठ के ये बातें बतानी होती है, फिर उस दिन वो दुख भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। एंड तीसरा, ओम प्रकाश ने कहा पेरेंट्स पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरी ये वीडियो कुछ बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी देख रहे हो, तो पेरेंट्स के माइंड में ये बात पहले से क्लियर रहनी चाहिए कि आजकल का जो कंपेटिटिव एरा है, ये उतना इजी नहीं रहा कि बच्चा 2 3 4 महीने पढ़ेगा, एक पेपर देगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। ये भी नहीं है कि नहीं होगा, होने को एक ही बारी में हो भी सकता है, बट लकी रहा तब। नहीं तो बच्चे को 1 साल 2 साल और इनफैक्ट 3 साल भी लग सकते हैं अपना करियर सेटल करने में। तो जितने पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, अपने बच्चे को टाइम दीजिए। और टाइम के साथ साथ, जैसा कि ओम प्रकाश ने कहा, सपोर्ट और मोटिवेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, आपने अपने बारे में बताया। अब बात ये करता हूँ रिसोर्सेज की। आपकी इस जर्नी में आप खुल के बोल सकते हैं, कोई जरूर नहीं है कि आपको एसीसी का नाम ही लेना है। मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू के माध्यम से उन बच्चों को हेल्प मिले जो तैयारी करना चाहते हैं। आपके टोटल रिसोर्सेज क्या क्या रहे, आपने किस एग्जाम को टारगेट किया और किस तरह से आपकी अप्रोच रही? यस सर। ये सबसे मैं समझता हूँ कि ये
की क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के इर्द गिर्द घूमता है सर। जैसा कि मतलब कि एक सिलेक्शन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, किसी एक चीज को टारगेट करके चले तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है सर। जैसे एक इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज मिलकर एक इकोसिस्टम को बनाती हैं, वैसे एक सिलेक्शन भी बहुत सारी चीजों से मिलकर आता है सर। तो उसमें मैं समझता हूँ कि सर, जैसे मैं मेरी जर्नी के हिसाब से बताऊं तो मेरा फाउंडेशन एकदम जीरो था। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ऐसा भी होता है कि बाकी और भी जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा होगा या फिर कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होंगे, तो ग्रेजुएशन में इतना नहीं सीखते हैं। जब जितना प्रेशर आता है कि जॉब लेना है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उस टाइम जो पढ़ाई होती है ना, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना, वो सब उस टाइम नहीं हो पाता है, कॉलेज टाइम में नहीं हो पाता है इतना। तो बात आती है कि फाउंडेशन को अपन मजबूत करें। सबसे पहले नींव मजबूत होगी तो मकान अच्छा बनेगा। तो इससे सबसे पहली बात ये होती है कि आप सही इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करो। मैं नहीं कहता कि सिर्फ एसीसी को सिलेक्ट करो, मैंने एसीसी को सिलेक्ट किया, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मैं आज सिलेक्ट होकर यहाँ पर आपके सामने इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। तो मेरा फाउंडेशन अच्छा रहा। और उसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि आप रिसोर्सेज क्या यूज कर रहे हो। तो रिसोर्सेज मार्केट में बहुत सारे हैं। आज देखने को हजारों सोर्सेज मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम पे प्री पीडीएफ मिल जाएंगी, कहीं से भी कोई बुक्स उठा लो। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे जब तक आपके पास नहीं है, तब तक वो रिसोर्सेज एकदम फिजूल के हैं। आपका वक्त भले ही बर्बाद कर दे, लेकिन आपको टारगेट तक नहीं पहुंचाएंगे। तो मेरी जर्नी में ऐसा रहा कि जैसे आपकी बुक्स मिली मुझे, मैंने उन बुक्स के अलावा कुछ तीसरी बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया कभी भी। तो मतलब ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ मैं अपने आप के लिए, कि मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया खुद को। वरना देखते हैं कि हर बच्चा कोई नेमराज सुडक खरीद लेगा, कोई और, मैं किसी बुक का नाम नहीं लेना चाहता, बट दूसरी बुक्स लेके खरीद के रख लेते हैं, कंपाइल करते जाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। कोई एक सोर्स उठाकर उसको कंप्लीट गो थ्रू कर लो, इसको बार बार 8-10 बार रिवीजन कर लो तो सफिशियंट होता है। एक बात होती है कि रिसोर्स भी मिल गया, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर सब चीजें मिल जाए। जिस तरह से एसीसी तैयारी करवाता है, तो जैसे कि मान लो आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसके क्वेश्चंस हो गए, टेलीग्राम में क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसके साथ में ही मॉक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। जब तक ये स्ट्रक्चर्ड वे नहीं मिलेगा, तब तक बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता है। और स्पेशली मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सिलेक्शन खुद से नहीं ले सकता है, लेकिन मेरे जैसा कोई बच्चा होगा, नॉइस बंदा होगा, जिसको एग्रीकल्चर नहीं आता होगा, तो उसको इस स्ट्रक्चर में आने पे ही सिलेक्शन मिलेगा। मैं इतना जानता हूँ सर। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी। तीन बातें फिर से ओम प्रकाश जी के हाईलाइट करना चाहूंगा। इंस्टीट्यूट, जैसा कि इन्होंने कहा, सेम मैं कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आप एसीसी ही ज्वाइन करें, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सेल्फ स्टडी ना करके किसी से गाइडेंस लेना है, तो गाइडेंस उससे लो जो आपको लगे गाइडेंस दे सकता है, जिसके पास अच्छे रिजल्ट्स हैं। एंड एसीसी के पास नहीं, किसी और के पास भी है तो वहां भी जाइए, बट जिसके पास अच्छे रिजल्ट्स है वहां पे जाइए। सेकेंड, इन्होंने बुक्स के लिए बोला कि मैंने कोई तीसरी बुक्स नहीं पढ़ी, बट एक लाइन और ऐड करी, मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोके रखा। ये लाइन शायद आप लोगों को उतनी इंपॉर्टेंट ना लगे, पर मैं मेरे एक्सपीरियंस से, और ओम प्रकाश ने बोला, उसने भी अपने एक्सपीरियंस से बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बिकॉज एंड टाइम पे यही होता है, अच्छी खासी तैयारी होती है लेकिन बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन का रीजन होता है, आजकल हम बहुत ज्यादा सोशली कनेक्टेड है। तो कोई यहां से पढ़ रहा है, कोई वहां से पढ़ रहा है, ये सोर्स है वो सोर्स है। तो सपोज अगर मैं और ओम प्रकाश दोनों एएफओ की तैयारी करते हैं, वो अलग जगह से पढ़ रहा है, मैं अलग से। आज मेरी ओम प्रकाश से बात हुई और ओम प्रकाश ने बताया कि मैं तो यार वहां के नोट्स पढ़ रहा हूँ, वो वाले मैं तो पढ़ नहीं रहा था। लेकिन अब मेरे माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, यार ओम प्रकाश पढ़ रहा है, मुझे पढ़ लेना चाहिए, और मैं अच्छी वाली तैयारी को खराब कर दूंगा बाय डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब पढ़ाई करें ना, तो अपने करियर के अंदर अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करें, ना कि डिस्ट्रक्शन। और ये बात मैं हमेशा से कहता हूं कि एक किताब को 10 बार पढ़ना बेहतर है, बजाय 10 किताबों को एक बार पढ़ा जाए, है ना। तो अलग अलग किताब को नहीं, एक ही सोर्स को बार बार। थर्ड, ओम प्रकाश ने एक वर्ड यूज किया, स्ट्रक्चर्ड वे में एसीसी जो करवाता है। अगेन मैं कहूंगा कि एसीसी ही बेस्ट नहीं है, और भी हो सकते हैं। बट मैं बहुत बार देखता हूं कि बच्चा एडमिशन तो लेता है। आजकल ऑनलाइन के अंदर एक अच्छी बात ये हो गई है कि फी बहुत अफोर्डेबल है, सस्ते हैं कोर्सेज, हमें पता है ये वाली बात। तो बच्चा हर जगह से ले लेता है। अब हमारे कोर्स में ओम प्रकाश जी, आप तो अच्छे से जानते हैं, 10th एडिशन बुक्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, जिस बच्चे ने बुक्स ले ली, मैंने बुक्स को चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया।
और चैप्टर वाइज टेस्ट भी दूंगा कि एक चैप्टर पूरा हो गया, टेस्ट दे दो ताकि बच्चा तैयारी कर सके। बट मुझे पता है अच्छे से कि बच्चा सारे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज बच्चे के पास मल्टीपल सोर्सेज है, वो अलग अलग जगह से पढ़ेगा, एक सोर्स को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। और कर भी लिया तो सोशल मीडिया तो सबके पास है ही है, वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो ये तीन बातें ओम प्रकाश की ध्यान रखिए। इंस्टीट्यूट जो मर्जी सेलेक्ट कीजिए, सोर्स एक ही लीजिए, एंड थर्ड स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कीजिए। पहले अपना प्लान लेके चलिए। और समझदार इंसान वही होता है जो एक्सपीरियंस लोगों की बातों से सीखे। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी। आगे चलेंगे। एक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, दो क्वेश्चन पूछूंगा पर ये मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जर्नी में आपका जितना टाइम की जर्नी रही, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो तो सभी को आती हैं। फिर उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, उनसे बचने के लिए आपके पास मोटिवेशन या फिर तरीका क्या था कि उन सर्कमस्टांसेस को आपने भुलाया और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया? सर सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से चैलेंजिंग जो रहता है स्टूडेंट लाइफ में या फिर किसी भी जर्नी के अंदर, वो रहता है कंसिस्टेंसी। मतलब नियमितता बनाए रखना इतना बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट के लिए। अब ऐसा होता है, मान लो कि सप्ताह में 7 दिन है तो 7 दिन में 3 दिन तो कोई भी पढ़ लेगा, या 4 दिन तो कोई भी पढ़ लेगा, 7 के 7 दिन पढ़ के दिखाओ तो माने। अब कोई बच्चा जो है वो रेगुलर हर दिन 6 घंटे पढ़ रहा है, और एक बच्चा वो है जो खरगोश की तरह कि एक दिन पूरी रात पढ़ लिया, अगले दिन छुट्टी मार लिया, फिर एक दिन पूरी रात पढ़ लिया, ऐसे कर रहा है। तो वो उसको कभी बीट नहीं कर पाएगा जो कंसिस्टेंटली अपना चल रहा है, कभी भी बीट नहीं कर पाएगा। तो कंसिस्टेंसी मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा योगदान देता है कि जब तक इस कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे तब तक आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। इसके लिए सर ऐसा होता है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कोई कुछ चीज में मानता है, कोई किसी चीज में मानता है। तो जो मैंने अपनाया था वो ब्रह्म मुहूर्त अपनाया सर, कि सुबह जल्दी जगो और कुछ एकदम शांत वातावरण है, बढ़िया अपना उठा के किताब बैठ गए, बढ़िया पढ़ाई की। जब तक लोग पढ़ उठ जगेंगे तब तक आप बहुत आगे पहुंच चुके होंगे सर। और जब एक बार ये चीज शुरू हो जाती है ना सर, ये अपने आप क्रेविंग्स लाती है अंदर से कि तुम जगो जल्दी, तुम पढ़ाई करो। तुम जगते ही सुबह उठते ही मन करता है कि किताब लेके बैठ जाए। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इसके अलावा होता है कि सोशल मीडिया, जब तक सोशल मीडिया को नहीं त्यागेगा कोई भी बच्चा तब तक सिलेक्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हो नहीं सकता, कोई जीनियस ही हो, जन्मजात जीनियस हो, वो उसकी अलग बात है, एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन एक ऑर्डिनरी बच्चे के लिए इनसे दूर होना ही पड़ेगा। और ये भी बात समझने वाली है कि हर बच्चे को सेलेक्ट नहीं होता है, होना होता है। कुछ लोग होते ही इसलिए हैं कि वो सोशल मीडिया चलाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। तो उन चीज ऐसे नहीं देख सकते हम कि कुछ बच्चे तो सोशल मीडिया चला के भी सिलेक्ट हो गए। वो उनकी अपनी पोटेंशियल है, बच्चे को अपने हिसाब से, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से उसी दायरे में रहकर चीजों को देखना पड़ेगा। तो मेरे लिए ऐसा था कि इन चीजों से दूर रहना अच्छा है, तो मैंने सोशल मीडिया कॉलेज टाइम के बाद में अभी तक यूज नहीं किया है सर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है लेकिन मैं अभी भी यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा योगदान रहा कि सोशल मीडिया से दूर रहा, और एक कंसिस्टेंसी, और ये बहुत ही बड़े चैलेंजिंग फैक्टर हैं दोनों के दोनों। थैंक यू सो मच। इनके आंसर से मुझे तीन तीन पॉइंट हर बार मिल जा रहे हैं। अब फिर से तीन पॉइंट मैंने इनकी बातों में आपको रिपीट करना चाहूंगा। एक, कंसिस्टेंसी की बात करी। सेकंड, इन्होंने बताया कि सुबह उठ के जब एक बार पढ़ना शुरू कर दे तो उससे फिर मन करता है अपने आप पढ़ने का। एंड थर्ड, इन्होंने बोला सोशल मीडिया को त्यागना। तो आप जो पहली लाइन बोल रहे थे ना कि कंसिस्टेंसी, मैं अभी लगभग पिछले 1.5-2 साल से जिम जाता हूँ सुबह सुबह। एंड मैं मेरे ट्रेनर को ऐसे मजाक में बोल देता हूँ यार कि इंप्रूवमेंट तो दिख नहीं रहा। तो मुझे हंस के बोलता है कि दीपक 3 दिन से इंप्रूवमेंट नहीं आता, कभी 6 दिन आके देख। एंड मेरे साथ वही दिक्कत है कि जब रात को 12 बजे काम करना पड़ा तो सुबह 5:30 नहीं उठ पाता हूँ। तो 3 से 4 दिन जा पाता हूँ हफ्ते में, बाकी दिन जाता ही नहीं है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे केस में तो चलो मुझे फिट रहना है इसलिए मैं जाता हूँ। बट गाइस, जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, चीज ध्यान रखना, पढ़ाई डेली कम कर लो लेकिन जितनी करो वो रेगुलर करो। कहा ओम प्रकाश ने है, बट जब ये कह रहा है ना तो मैं अंदर अंदर बड़ा खुश हो रहा हूँ कि यार ये वो बातें बता रहा है जो हर बच्चे को फॉलो करनी चाहिए। और जब ये वाला टैग लिखा होता है ना, फिर आपको लगता है कि यार सही ही कह रहा है ये बंदा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल बच्चों की लाइफ में कंसिस्टेंसी कम और इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो खतरनाक तरीके से पढ़ते हैं, जी जान लगा देते हैं। अभी एफसीआई का हवा है मार्केट में, नोटिफिकेशन तो है नहीं, कब आएगा ये मुझे भी नहीं पता। कोई नहीं पढ़ रहा एफसीआई के लिए, लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया उस दिन सब भूत बने बैठे होंगे। तो इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी लेके आइए। सेकंड, इन्होंने बोला अपने आप पढ़ने का मन करता है। ये बात बिल्कुल सच है, इसे डोपामिन इफेक्ट कहा जाता है।
एक बार अपने आप को जिस तरफ लगा लेते हैं ना, आपको उसी तरफ जाने का फिर मन करता है। छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो लोग ऐसे बन ठन के फोटो डालते हैं और फोटो पे 100 लाइक आते हैं, अगली बार उनका मन करता है कि 100 नहीं 150 लाइक आए, और अगली बार 200 लाइक आए, तो लोग बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही ओम प्रकाश जैसे बच्चे जब सुबह उठ के पढ़ते हैं और अपने रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट देखते हैं, तो वो डोपामिन पुश करता है हर दिन के, यार कल तूने 5 बजे शुरू किया था, 5 मिनट लेट हो गया था, आज 5 मिनट जल्दी करेंगे। कल इतना पढ़ा था, आज ज्यादा पढ़ेंगे। कल 60 में से 40 नंबर आए, आज 42 लेके आएंगे। और बंदा कंसिस्टेंटली धीरे धीरे खुद को इंप्रूव करता जाता है। थर्ड पॉइंट बोला सोशल मीडिया। ये दो चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आप इस थर्ड वाले डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। तो ही ओनली सेड सोशल मीडिया को त्यागना, एंड इस बात से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूं। मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, अच्छा भला पूरा दिन काम करता हूं, रात में इंस्टाग्राम चलाता हूं, मुझे अपना चैनल देखना है, बाकी भी देखना है, पर मैं देखता हूं जो फोन उठाता हूं 15 से 20 मिनट में रील्स के अंदर यूं ही निकाल देता हूं, जबकि मेरी इंटेंशन नहीं थी 20 मिनट खराब करने के, पर हो जाते हैं। एंड आप लोग भी जानते हैं कि एक बार सोशल मीडिया चलाए तो 1-2 घंटे यूं ही खराब हो जाते हैं। तो इससे दूर रहिए। ओके, बात चली है तो ओम प्रकाश जी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, वो ये कि मुझे आजकल की जनरेशन, क्योंकि मैंने पढ़ाना शुरू किया 2013-14 के अंदर, एसीसी शुरू किया 2016 के अंदर, 2016 से 20-21 तक वाले जो बच्चे थे ना वो बहुत अलग थे। ये 22 के बाद जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये काफी अलग है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज आप तो इसी जनरेशन से है ना, ये नए वाले बच्चों के साथ ही आए हैं। आजकल के बच्चों में, आप में, दूसरे लोगों में, मुझे कुछ कमियां बताइए जो उनको सिलेक्शन से दूर करती हैं, और कुछ कमियों के साथ साथ पॉजिटिव पॉइंट या फिर स्ट्रेंथ जो उनको सिलेक्शन के पास लेके जाते हैं। सर ये क्वेश्चन तो थोड़ा आपने भारी पूछ लिया, लेकिन मैं जवाब मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं इसका अच्छा जवाब दे पाऊँ। आजकल की जनरेशन के सिलेक्ट ना होने के कारण पहले बताना चाहूंगा मैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन में क्या होता है सर, कि ऐसा होता है कि देखते हैं, मतलब देखा देखी ज्यादा चल रहा है कि वो तो ऐसे कर, जैसे मान लो कोई एक्स पर्सन है तो वो उसको देखेगा कि उसकी लाइफ शेड्यूल क्या चल रही है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, तो सोचता है कि मैं इसको फॉलो करूंगा। और मान लो कि मैं आज सेलेक्ट हो गया और मुझे कोई देख रहा है, जबकि मैं अभी बातें नहीं बता रहा हूँ, ऐसे मान के चलते हैं, वो कोई देख रहा है, थर्ड पर्सन मुझे दूर दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, कि वो सोच रहा है कि मैं ओम प्रकाश की तरह करता हूँ, जैसे जैसे ये लाइफ में कर रहा है मैं करते जाता हूँ। लेकिन उसको अंदर की बातें नहीं पता है कि मैं अंदर और क्या कर रहा हूँ, वो सिर्फ बाहरी चीजें देख रहा है। तो आजकल की जनरेशन बाहरी चीजें देखकर जज कर लेती है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है उनकी। कोई दिखा रहा है कि मैं तो घूम रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, तो उसको लगता है कि ये तो मजे कर रहा है, मैं भी क्यों ना मजे करके आराम से सिलेक्ट हो जाऊं। अब उसको ये नहीं पता, वो तो पोस्ट कर दिया, अब 1 महीने तक इंस्टाग्राम चलाएगा भी नहीं शायद। लेकिन वो तो उस लूप में फंस गया कि मजे कर रहा है, भाई मैं तो मजे करूंगा, मजे करके भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसी गलत भावनाएं आ जाती हैं, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है ना सेलेक्ट होने का। तो इसलिए मैं मेरे को ये लगता है, और जर्नी भी ऐसे होता है कि हर एक बंदे की जर्नी एक नहीं होती है। सिलेक्शन की नींव ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया मैंने और आज से ही शुरू हो गई। वो कई सालों की मेहनत होती है, जिसका रिजल्ट आपको बाद में देखने को मिलता है। तो एक दिन में ऐसा नहीं होता है कि ये भी सोचते हैं आजकल के लड़के की नोटिफिकेशन आया उसके बाद में 2 महीने का टाइम है, मैं आराम से पढ़ के सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये मतलब जब तक बच्चा ये मान के नहीं चलेगा कि नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, मुझे मेरी तरफ से 100% तैयार रहना है, कभी भी नोटिफिकेशन आए मैं मेरी तरफ से रेडी हूँ। मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि सीसीआई का नोटिफिकेशन आया है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि इसका एग्जाम होने वाला है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि इसका रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अच्छा किया है। बस इतना ही कॉन्फिडेंस आ जाए तो वो सफिशियंट होता है। तो ये तो हो गए मतलब कि आज की जनरेशन के सिलेक्ट ना होने के कारण। अब सेलेक्ट होने के कारण बता सकता हूँ मैं बहुत अच्छे से। इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया के अंदर सिलेक्ट होना बहुत ज्यादा आसान है। आपको बस थोड़ा सा पढ़ाई करना है, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई करते ही बस आगे निकल जाओगे। मतलब जो पहाड़ जैसी दिख रही है चट्टान खड़ी है सामने असफलता की, बस थोड़ा सा जोर लगाते ही आगे निकल जाओगे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप मानोगे नहीं, बट थोड़ा सा पुश करते ही आगे निकल जाओगे, और इतना आगे निकल जाओगे कि आपको ये लगेगा अब तो हर एग्जाम मेरी है। क्योंकि कोई नहीं पढ़ रहा है इतना, तो सिर्फ हवा बना रहे हैं कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ। किसी दोस्त से पूछ लिया कि मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, कौन सा रोज पढ़ रहा है, कौन सा तुम देखने जा रहे हो, कुछ भी बोलेगा। अब मेरा मुंह है, मैं कुछ भी बोल दूं, ऐसे थोड़ी ना मैं सारी सच बातें ही बोलूंगा। तो ऐसा होता है।
तो और कंपटीटर कभी नहीं बताएगा आपको कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ क्या पढ़ रहा हूँ। वो अपना टारगेट लेके चल रहा है, वो अपना चलता रहेगा। बहुत रेयर अच्छे दोस्त होते हैं, तो भगवान की दया से मुझे दो चार मिले हैं। तो ऐसे अच्छे दोस्तों का साथ रखिए। ऐसे अच्छे दोस्त रहेंगे ना तो बहुत आगे लेके जाएंगे, वरना खींच खींच के नीचे पटकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आज की जनरेशन में पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तो मैं इसको मानता हूँ कि वो जितना चाहें उस पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में लगाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनके पास डिफरेंट टाइप की आजकल तो टेक्निक्स आ गई हैं। किसी भी चीज को समझ नहीं आ रहा है तो कहीं भी सर्च करो, कुछ भी देखो। जैसे अपनी बुक्स हैं उनमें क्यूआर कोड दे रखे हैं, वीडियो देख के आराम से समझो। तो इन चीजों का यूज करने की क्षमता जो है वो आज के स्टूडेंट्स में है। पुराने स्टूडेंट्स में बात करेंगे 5 साल पहले 10 साल पहले की, तो वो स्टूडेंट्स ये चीज अभी भी अपना नहीं पा रहे हैं। तो इस जनरेशन के अंदर ये सबसे बड़ा फायदा है कि टेक्नोलॉजी को आप अपनाओगे तो और ज्यादा आगे बढ़ोगे। आपकी जो सफलता है जो 5 साल बाद मिलने वाली थी, हो सकता है आपको 5 साल पहले मिल जाए। और सफलता जरूर मिलेगी, ये बात जरूर कहना चाहूंगा, हर एक स्टूडेंट को कहना चाहूंगा जो अपने आप को एकदम एवरेज या फिर बिलो एवरेज समझता हो या अपने आप को टॉपर समझता हो। दोनों के लिए ही ऐसा है कि जब तक आप कंसिस्टेंटली तैयारी नहीं करोगे सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर पढ़ाई को नहीं छोड़ेगा तो एक ना एक दिन उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं नहीं जानता उसका 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, लेकिन सिलेक्शन जरूर लेके जाएगा। जैसे ही वो रस्सी वाली कहानी होती है कि वो पत्थर को घिस देती है, पानी निकालते हैं तो वो रस्सी वाली बात ही है। वो कमजोर बच्चा रस्सी बन के जब तक पत्थर को घिसता रहेगा तब तक किताबों के साथ लगा रहेगा तो उसको जॉब आराम से मिलेगी। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश ने नेगेटिव और पॉजिटिव बातें बताई हैं, तो एक एक पॉइंट मैं भी ऐड कर देता हूं। जहां पे लास्ट में ओम प्रकाश जी ने कहा कि वीडियो में बुक्स में क्यूआर कोड्स है, टेक्नोलॉजी है, सर्च कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये आज के लिए, आज के टाइम एक बच्चे की स्ट्रेंथ है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी चीज को सीख सकता है। सपोज जस्ट एन एग्जांपल के ट्रांसपीरेशन इवेपोरेशन में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दो, गूगल पे जाके इमेजेस देख लो, इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। दैट इज योर स्ट्रेंथ। वीकनेसेस वाले केस में मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हमने इन्हीं चीजों के अंदर बहुत ज्यादा खुद को इन्वेस्ट कर दिया है। तो बच्चा आजकल पैसिव लर्निंग करता है, एक्टिव लर्निंग नहीं करता। जब पढ़ रहा होता है चीजों को रिलेट नहीं करता, अंडरस्टैंड नहीं करता, बस एग्जाम के पास आके रट्टा मार लेता है, पैसिव लर्निंग कर लेता है। हूबहू क्वेश्चन मिल गया तो कर देता है, लेकिन उससे रेलेवेंट क्वेश्चन मिल गया तो नहीं कर पाता, बिकॉज एक्टिव लर्निंग नहीं थी ना, पैसिव लर्निंग थी। तो ओम प्रकाश की जो बातें थी ऑफ कोर्स यूजफुल थी। ओम प्रकाश जी थैंक यू सो मच। एंड जो इम्प्लीमेंट करेगा तो आपके सामने है। अभी ऐसा तो है नहीं कि ये बंदा कोई मुझे प्रमोट कर रहा था, बिकॉज लास्ट में जो बातें बोली वो तो आपके सिलेक्शन के लिए, आपके करियर के लिए बोली। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, अगर इसी तरह से डेडिकेटेड होके, एंड वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी व्हेन ही सेड के सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो है नहीं, कि एक बार उसने फोटो डाल दी, ऑब्वियसली बात है, मैं आज किसी फंक्शन पे गया, मैंने फोटो डाल दी, 1 महीने तक मैंने सोशल मीडिया चलाई नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा था। बट आपको लग रहा है यार वो बंदा तो ऐसा है, तो ये लॉजिकल बात है। सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, ये रियलिटी, और ये हर बच्चा जान रहा है। ओम प्रकाश ने तो बोला है, बट आप भी सब लोग जानते हो कितनी सारी वीडियो में दिखाया जाता है कि वो प्लेन में उड़ते हुए की वीडियो डाल रहा था, फिर कैमरा पीछे किया तो प्लेन था ही नहीं, ऐसे कुछ भी कर रखा था। तो सोशल मीडिया इज नॉट रियल लाइफ मीडिया, तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए। ओके ओम प्रकाश जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम दुआ करेंगे थैंक कि यू। ये इंटरव्यू यहाँ पे खत्म नहीं होना चाहिए, और भी इंटरव्यू आने चाहिए। मैं आपसे फ्यूचर प्लान्स नहीं पूछूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप ज्वाइन करने वाले हैं, बट लॉजिकल सी बात है, हर किसी के माइंड में अलग अलग प्लान्स होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं फिर से आपको मिलूंगा एक और इंटरव्यू के अंदर। एंड मैं जाते जाते एक बात बता दूंगा जो ओम प्रकाश ने चैट पे करी थी। ओम प्रकाश ने कहा कि सपना तो था कि मैं आपसे लैपटॉप लूंगा, बट थोड़ा सा चूक गया। तो मुझे ना मेरी जिंदगी में पर्सनली ऐसा लगता है, जब मैं कुछ अचीव करता हूं ना तो कमी तो रह ही जाती है, और मैं खुश होता हूँ उस चीज से कि कुछ सपने अधूरे रहने चाहिए, वरना एफर्ट जो होते हैं ना उनको लगाने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है, बिकॉज सब कुछ मिल जाए तो ये जो नीचे नाम लिखा है यहाँ पे तो 3 लगा हुआ है। पर मैं दुआ करूंगा, उम्मीद करूंगा, और मेरी साइड से जो भी गाइडेंस रिक्वायर्ड है वो भी दूंगा कि कोई और दिन आए जब ये वाला 3 एक हो जाए, और फिर मैं इस बंदे को लैपटॉप दूं। तो ये सपना आपका अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए जितनी मेहनत आपसे हो सके करिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओम प्रकाश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सर।